तो मैं आरपी सिंह आपका स्वागत करता हूं द चैंपियंस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या इसको जीएसटी भी बोलते हैं। देखिए, जीएसटी जो टैक्सेशन था ये 2017 में 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से लाया गया था। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जीएसटी जो टैक्सेशन सिस्टम था ये लाया गया था। ये बेसिकली डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम था, जिसमें अलग अलग तरीके के टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया था एक में, और उसका नाम दिया गया था जीएसटी टैक्स। तो ये बेसिकली डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन था और कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्सेस के कम करता था, कंप्लायंस बढ़ाता था, और जो टैक्स इवेजन हो रहा था उसको कम करना इसका मेन पर्पस था। देखिए, अभी सितंबर 2025 के महीने में जब 56वीं बैठक हुई जीएसटी काउंसिल की, तो उन्होंने जो जीएसटी टैक्सेशन था, जो 4 स्लैब्स चली आ रही थी उसको घटाकर 2 स्लैब्स कर दिया। मतलब जो पहले 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्लैब्स चल रही थी, उसको उठाकर अब 2 स्लैब कर दिया गया है। एक है 5% की स्लैब और एक है 18% की स्लैब। मतलब कि 12% वाली और 28% की जो स्लैब्स थी उसको खत्म कर दिया गया। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि ये जीएसटी काउंसिल होती क्या है। तो जीएसटी काउंसिल सबसे अपेक्स बॉडी है जो जीएसटी से रिलेटेड डिसीजंस लेती है। इसमें जो उसके चेयरमैन होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और इसमें सभी स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। इसमें देखिए 2:3% जो मेंबरशिप है वो रहती है, या वोटिंग राइट्स रहते हैं वो स्टेट्स के पास है, और 1:3 जो वोटिंग राइट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन अगर कोई भी डिसीजन होना होता है तो वो 75% के वोटिंग राइट्स के आधार पे ही लिए जाते हैं। इट मीन्स कि अगर किसी भी फैसले को लागू करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट उससे इत्तेफाक नहीं रखती है, उससे कंसोनेंस नहीं रखती है, तो वो फैसला लागू नहीं होगा। फिर जीएसटी जो काउंसिल होती है ये प्रत्येक 3 महीने में एक बार बैठक करती है, मतलब क्वार्टरली इसकी बैठक होती है, और उसी में जो भी डिसीजन लेना होता है वो लिया जाता है। तो इसी तरीके की 56th बैठक हुई थी सितंबर के महीने में, उसी में डिसीजन लिया गया है। यहाँ देख लेते हैं जीएसटी है क्या। तो जीएसटी एक सिंगल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको याद रखना। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसमें बेसिकली 4 कैटेगरी के टैक्सेस बनाए गए थे। पहले एक तो सेंट्रल जीएसटी था जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करता था। दूसरा स्टेट जीएसटी था जिसको जो कंसर्न्ड स्टेट्स रहते थे वो वसूल करते थे। एक यूनियन टेरिटरी जीएसटी था जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही वसूल करता था, और यदि वहां पे अगर असेंबली चल रही है जैसे कि दिल्ली या पुडुचेरी की, तो वहां की जो सरकार है वो वसूल करती थी। और एक है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है? ये 2 डिफरेंट स्टेट्स के बीच में यदि कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान के चलिए कि यूपी और एमपी के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है, या फिर गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट उस टैक्स को वसूलेगी, और जो दोनों स्टेट्स हैं जो उनके बीच में उसको डिवाइड कर देगी, शेयर कर देगी। ये जैसे आपको बताया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब क्या है कि जहां फाइनली जो गुड्स है वो कंज्यूम हुआ, जैसे कि यूपी से अगर कोई सामान एमपी गया है तो ये एमपी में इस टैक्स को वसूला जाएगा, एमपी की सरकार उसको वसूलेगी। सिग्निफिकेंस क्या है जीएसटी का? सबसे बड़ी चीज थी कि 17 डिफरेंट टैक्सेस थे और 13 सेसेस थे। इसको यूनिफाई करके एक टैक्स रखा गया है। कैस्केडिंग इफेक्ट हटा दिया गया है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि हर एक प्रोसेस पे जो टैक्स लगता था उसको हटा दिया गया है। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो पिलफ्रेश था टैक्स बेनिफिट्स का, वो आम कंज्यूमर तक भी आया। जीएसटी इससे फायदा एक और हुआ कि जीएसटी के जो टैक्स पेयर बेसिस था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। टैक्स कंप्लायंस होना शुरू हो गया, टैक्स इवेजन कम हो गया, जो टैक्स से लोग बच जाते थे वो खत्म हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2017 में जहाँ 66 लाख लोग टैक्स पे करते थे, वहीं 2025 तक आते आते ये 1.5 करोड़ लोग हो गए। इसका मतलब कि लगभग 85 लाख लोग नए टैक्स पेयर के रूप में शामिल हुए। फिर देख लेते हैं जो कुल टैक्स कलेक्शन था वो भी बढ़ गया। इन 4 सालों के अंदर जो टैक्स कलेक्शन था वो 2 गुना बढ़ा है, मतलब डबल हो गया है। अभी हम बात कर रहे थे कि जो जीएसटी काउंसिल थी 56th मीटिंग में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस और रिफॉर्म किए थे। पहला रिफॉर्म इसका यही था
कि 4 टैक्स स्लैब्स की जगह अब 2 ही स्लैब्स रहेंगे, एक 5% का और 18% का। 5% में कौन से रहेंगे? जो इसेंशियल गुड्स हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, फॉर एग्जांपल एफएमसीजी, जिसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है? जो ऑयल, हेयर ऑयल हो गया, सोप बार हो गया, शैम्पू, टूथपेस्ट, या जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस जो हम खाते हैं वो हो गए। हेल्थ की जो चीज़ें थी, हेल्थ पे जो जीएसटी लगती थी वो 18 से घटा के 5% कर दी गई है। और जो इंश्योरेंस हम कराते थे, लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये 0% इस पे अब कोई जीएसटी नहीं लगना है। जो हाई वैल्यू गुड्स थे, जैसे कि एयर कंडीशन, डिश वॉशिंग मशीन, टीवीज, ये सीमेंट के जो जीएसटी रेट्स थे उसको 28 से घटाकर 18 कर दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन पे जो व्हीकल्स होते थे, कार या डीजल की जो गाड़ियां होती थी, मोटरसाइकिल्स होते थे, इन पे भी 28% से घटा के 18% जीएसटी कर दिया गया है। अच्छा, एक और चीज आता है कि यदि मान के चलो कि कोई एक जो डिस्प्यूट होता है, टैक्सेशन डिस्प्यूट्स होता है, जैसे कि कोई एक फर्म है, कंपनी है, जिसके ऊपर कोई एक टैक्सेशन सिस्टम टैक्स लग रहा था और उसको ये लगता है कि हम पे ज्यादा टैक्स लग गया, तो क्या होगा? तो इसका प्रोसेस है। इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले वो कंसर्न अपने डिपार्टमेंट में अपने ग्रीवांस रखेगा, और यदि उसका जो ग्रीवांस रेड्रेस नहीं होता है तो फिर वो कहाँ जाएगा? उसके लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई है, जिसको बोलते हैं जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, या फिर जीएसटीएटी या जीएसटी 80। ये क्या काम करता है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और अलग अलग राज्यों में इसकी सब ब्रांचेस हैं। इसमें टोटल 4 मेंबर्स होते हैं। चारों मेंबर्स, अगर कोई डिपार्टमेंट किसी कंज्यूमर के या किसी फर्म के जो ग्रीवांस है उसको रिड्रेस नहीं कर पा रहा, उसको सही से उसने रिजॉल्व नहीं किया है, तो आप जाकर यहाँ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके आप अपील कर सकते हो। और ये ऑनलाइन अपील होती है और इसमें जो बयान होते हैं वो भी डिजिटली बयान लिए जाते हैं। फिर एक क्या किया गया? एक्सपोर्ट बेनिफिट किया गया। एक्सपोर्ट बेनिफिट किस तरीके से होगा? बताया गया कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी उसको क्या माना जाएगा? जहां पे कंजम्पशन हो रहा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक सामान अगर दिल्ली से चला है और दिल्ली से चलने के बाद यूपी के कानपुर में आके वो कंज्यूम हुआ है, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ना मान के कानपुर माना जाएगा। तो होगा क्या? ये तो इंटरनल ट्रेड हो गया, लेकिन अगर कोई गुड्स हम दूसरे देश भेज रहे हैं, विदेश में भेज रहे हैं, तो वो सामान जो इंडिया से बाहर गया है उसको एक्सपोर्ट की कैटेगरी में माना जाएगा और इससे एक्सपोर्ट बेनिफिट का क्लेम जो भी फर्म है वो कर सकती है। इससे प्रॉफिट क्या होगा? बेनिफिट क्या है इसके? सबसे बड़ी चीज है कि सोशल प्रोटेक्शन है। दवाइयों के रेट कम हो गए हैं, इंश्योरेंस के रेट कम हो गए, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंश्योरेंस करा सकते हैं, दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी तो सोशल प्रोटेक्शन बढ़ेगा, हेल्थ केयर एडवांस्ड होगा। अब लोअर प्राइस हो गए, हायर डिमांड होगी। मान के चलिए कि अगर जो एफएमसीजी के गुड्स हैं, एफएमसीजी के गुड्स जो जहाँ पहले 18% टैक्सेशन लग रहा था, अब वो 5% टैक्सेशन लगेगा तो सस्ता हो जाएगा सामान। इससे क्या होगा कि जो डिमांड होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी, कंज्यूमर उसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। वाइडर टैक्स नेट हो जाएगा, क्योंकि कम टैक्सेशन रहेगा इसलिए टैक्स चोरी होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी और लोग टैक्स जो जीएसटी है उसके नॉर्म्स का कंप्लायंस आसानी से करेंगे। चैलेंजेस भी हैं इसके। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि सरकार का जो रेवेन्यू है वो फॉरगॉन हो जाएगा। फॉरगॉन का मतलब यह है कि ये अनुमान लगाया गया है कि 2023 से 24 में से लगभग 48,000 करोड़ का कम टैक्सेशन वसूल किया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं इसके वजह से। फिर कंप्लायंस का और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन का एक चैलेंज रहेगा। मान के चलिए कोई एक फर्म है, वो एक शैम्पू 1 रुपए का बेच रही है। अब वो टैक्सेशन कम हो गया तो क्या 90 पैसे का नहीं बेचेगी? उसको फिर उसी हिसाब से अपना कैलिब्रेट करना पड़ेगा, अपने शैम्पू से 1 रुपए के शैम्पू के सेसे में ज़्यादा शैम्पू डालना पड़ेगा, सो दैट कि ये जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो आम जनता तक भी पिलफरेज हो सके। तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना होगा। एक नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी बनाई गई थी जीएसटी एक्ट 2017 में। इसको मर्ज कर दिया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ 2022 में।
अच्छा, ये बनाई किस लिए गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी कि जो भी जीएसटी के रिफॉर्म्स होते हैं और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो लास्ट स्टेज तक, मतलब कंज्यूमर तक उसका प्रॉफिट पहुंच सके, उसका बेनिफिट पहुंच सके, इसी के लिए ये एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी बनाई गई थी। अब चूंकि ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दी गई है, इसलिए अब कोई भी डेडिकेटेड अथॉरिटी नहीं है जो इस पूरे प्रोसेस पे मॉनिटर कर सके, तो एक बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, अभी हमने ऊपर ही आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया था। इसमें देख लीजिए आर्टिकल 279 है जिसके तहत ये जीएसटी काउंसिल बनाया गया था। ये आर्टिकल यूपीएससी पूछ लेता है। इसका जो मेन सेक्रेटेरिएट है वो दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। बाकी के स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उसके मेंबर्स होते हैं। सेंटर का 1/3 या 33% वेटेज होता है, 66% स्टेट्स का वेटेज होता है और जो भी डिसीजंस होते हैं वो 3/4 मेजॉरिटी यानी 75% के वोटिंग राइट्स के आधार पर तय किए जाते हैं। हर तिमाही में एक बार बैठक होती है। अभी आपको सारी चीज़ें बता रखी है। अभी आपको ये भी बता रखा है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बता रखा था। ये 2017 में इसको बनाया गया था। इसकी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है। इसके बेसिकली 4 मेंबर होते हैं, 2 जुडिशियल मेंबर है, 1 टेक्निकल मेंबर होता है और 1 टेक्निकल मेंबर स्टेट का होता है। मतलब 1 टेक्निकल मेंबर सेंटर का होगा और 1 स्टेट गवर्नमेंट अपना टेक्निकल मेंबर बैठा लेगी। तो ये जो भी फैसले जो डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो टैक्स के ग्रीवांस को नहीं रिड्रेस कर पाते, उसकी अपील यहाँ पर होती है। ये अपील ऑनलाइन होती है और इसको जो है आप हियरिंग्स जो इसकी होती है, सुनवाई होती है और डिजिटल मोड पर होती है। दोस्तों, ये जीएसटी से रिलेटेड जो अपग्रेडेशन जो रिफॉर्म्स थी वो मैंने आपको बताई हैं। इसकी प्रबल संभावना है कि प्रीलिम्स 2026 जो कि 24 मई को होने वाला है तो आ जाए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें आपको याद रखनी है, सबसे पहले आर्टिकल आपको याद रखना है। ये 2 टैक्स स्लैब्स हैं, याद रखने हैं। जीएसटी काउंसिल्स का कैसे कंप्राइज होती है, कैसे बनती है, कितने समय बाद इसकी मीटिंग होती है, कैसे वोटिंग राइट्स हैं, वो याद रखने की ज़रूरत है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में 4 मेंबर्स होते हैं। 4 मेंबर्स में कौन कौन होते हैं ये याद रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप इतनी चीज़ें याद रख लेंगे तो यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी दायरे से पूछा जाएगा। मैं होपफुल हूँ कि यूपीएससी में आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। थैंक यू।